उसमें ग्रिल्ले गेट ग्रिल्ले निकल गई, तो वो चीजें जो सी है वो बेच के हम कुछ इनकम गेन कर सकते हैं आज की डेट में, है ना, है ना, है ना। जो पुरानी, हाँ जी सर। हाँ जी। तो वो जो इनकम जो निकलती है वो इनकम जो सी होती है वो उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो क्या लिखा है, ये पढ़ो क्या लिखा है, व्हेन एनी प्रॉपर्टी लूजेस इट्स यूटिलिटी, अब प्रॉपर्टी की सर्विसेबल लाइफ खत्म हो गई है, उसका यूज खत्म हो गया, एंड इट इज नॉट इन पोजीशन टू सर्व आफ्टर रिपेयर, उसको इतनी रिपेयर कर ली, अब वो इसकी इतनी हालत हो गई है कि वो हम उसको यूज नहीं कर सकते, इट इज रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल एंड रिकंस्ट्रक्ट, तो हमें उसको तोड़ना पड़ेगा, डिसमेंटल करना पड़ेगा और रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ डिसमेंटल मटेरियल, हमने सब कुछ डिसमेंटल कर लिया, अब उसमें से क्या निकला, जैसे सपोज स्टील निकला, टिम्बर निकला, ब्रिक्स निकली, अब उनकी वैल्यू आज की डेट में उसको हम बेच देंगे, जो उससे हमको इनकम मिलेगी, जो कबाड़ कह लो, पर वो कबाड़ जो सा है वो यूजेबल कबाड़ है जिससे हमें इनकम मिलती है, तो वो जो इनकम होती है वो कहलाती है स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, द स्क्रैप वैल्यू जनरली 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है, जनरल, ये जस्ट जनरल लिखा हुआ। ठीक है, इतनी डिटेल में 10%, ये नहीं कि आप 10% ही होगी, कोई जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करती है बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर, तो ये जनरल लिखा है, बस जनरल के अप्रोक्सीमेटली 10% तक हो जाती है। नेक्स्ट आ गया साल्वेज वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट, देखो ये आप आ सकती है छोटे क्वेश्चनों में, तो आपने पढ़नी है ये। साल्वेज वैल्यू क्या होती है, साल्वेज वैल्यू इट इज द वैल्यू एट द एंड ऑफ यूटिलिटी पीरियड विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड। अब देखो अगर सपोज हम बिल्डिंग की एग्जांपल ले रहे थे और उसने अपनी सर्विसेबल लाइफ सारी जी ली, सारा उसने जी लिया, पूरा उसका यूज खत्म हो गया, अब उसकी हमने जब उसका सारा उसकी लाइफ खत्म होगी तो हमने उसको डिसमेंटल नहीं करा, तो डिसमेंटल करने से पहले जब वो खड़ी है तो उस समय उसकी क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उसको साल्वेज वैल्यू बोलते हैं। इनके अब मशीन का हमने देखना नहीं, तो डज इट डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रिमूवल डिमोलिशन, कुछ नहीं हमने किया, विदाउट डिमोलिशन विदाउट डिसमेंटलिंग जो स्ट्रक्चर की कॉस्ट है एट प्रेजेंट, तो जैसी है उसकी हालत उस हिसाब से, तो वो चीज क्या होती है, साल्वेज वैल्यू होती है। नेक्स्ट आएगी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या होती है, इट इज द अमाउंट शोन इन अकाउंट बुक्स आफ्टर अलोइंग नेसेसरी डेप्रिसिएशन। अब देखो स्टूडेंट, देखो जो बिल्डिंग होती है उसकी जो है, जैसे टाइम पास करेगा, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, वैसे वैसे उसकी कुछ ना कुछ डिटीरियोरेशन होती जाएगी, है ना, उसको बिल्डिंग ऑटोमेटिकली रिपेयर मांगती जाती है ना, उसकी जो सी है उसकी जो उसकी जो हाँ सारी जी, हाँ जी। प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की, वो धीरे धीरे क्या होती है, वो उसकी वैल्यू नीचे गिरती जाती है बिल्डिंग की। जरूरी नहीं है आज जो बिल्डिंग की कॉस्ट है वो 20 साल बाद भी वही कॉस्ट रहेगी, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर इटसेल्फ की, वो जो स्ट्रक्चर है वो डिटीरियोरेट करता है, उसकी वो गिरता है, उसकी वैल्यू नीचे गिरती है, तो वो कितनी वैल्यू नीचे गिरती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसमें वर्ड आया ना एक, डेप्रिसिएशन, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो अब देखो, अब इट इज अमाउंट शोन इन अकाउंट आफ्टर अलाउइंग नेसेसरी डेप्रिसिएशन। अब देखो अगर आज बिल्डिंग बनाई है तो 20 साल बाद, सपोज कर लो 20 साल पहले की बिल्डिंग थी, आज की डेट में अगर हम उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं तो वो डेप्रिसिएशन उसकी लगती जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो गिरती जाती है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर तो लूज ही होएगा, गेन तो नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो उसकी जो सी हम डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो उसकी वैल्यू होती है उस वैल्यू को बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद वैल्यू होती है उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। नेक्स्ट आ गया आउटगोइंग्स। अब आउटगोइंग्स क्या होते हैं, सिंपल भाषा में देखो, आउटगोइंग्स जो इसमें लिखा है वो भी हम पढ़ते हैं। आउटगोइंग्स होते हैं जो कि बिल्डिंग को रिपेयर मांगती है। अब आज हमने सपोज बिल्डिंग बना ली, तो 2 साल बाद क्या हो गया, उस पर थोड़ा सा कहीं पे प्लास्टर जड़ गया, तो कहीं पे कुछ हो गया, कहीं टचिंग की जरूरत पड़ गई, कहीं स्लैब आ गया, तो कुछ और टचिंग की जरूरत पड़ गई, तो जो रिपेयर के खर्चे होते हैं, ये जो रिपेयर के खर्चे होते हैं ये क्या होते हैं, आउटगोइंग्स होती है। क्लियर है, क्लियर है, आउटगोइंग्स। देखो क्या लिखा है, द एक्सपेंसेस दोज आर स्पेंट ऑन द प्रॉपर्टी बाय टेकिंग पीरियोडिकल रिपेयर्स, मतलब कि जो कि रिपेयर पे उसके खर्चे आते जाते हैं उसको हम आउटगोइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रॉस इनकम। अब ग्रॉस इनकम क्या होती है, जो आपके सिलेबस में हमने वही डेफिनेशंस करनी, ज्यादा डिटेल में नहीं करनी, हमने बुक में बहुत दी है। नेक्स्ट आएगी ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम क्या होती है, इट इज द टोटल इनकम दैट कैन बी फेच फ्रॉम प्रॉपर्टी एज रेंट और अदर सोर्स विदाउट डिडक्टिंग द आउटगोइंग्स। अब देखो, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी कोई रेंट पे चढ़ा ली, मतलब किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू एट प्रेजेंट, आप रेंट की बात छोड़ दो, आज की डेट में उस प्रॉपर्टी से आपको कितनी इनकम मिलती है, पर आपने उसमें जो उस पे आपके खुद के खर्चे आ रहे हैं उसको रिपेयर करने के, वो इंक्लूड नहीं करे, टोटल इनकम कितनी मिल रही है उसको हम ग्रॉस इनकम कहते हैं। इट इज इनकम दैट कैन बी फेच फ्रॉम प्रॉपर्टी एज रेंट, तो वो इनकम वही होगी अगर हम उसको रेंट पे चढ़ा दें।
पर उसमें हमने जो हम खुद के खर्चे आ रहे हैं उसको रिपेयर मेंटेन करने के लिए वो नहीं हमने उसको इसमें डाले, माइनस नहीं करे। ग्रॉस इनकम मतलब टोटल इनकम विदाउट डिडक्टिंग द आउटगोइंग्स। आउटगोइंग्स वो होती हैं जो कि हम रिपेयर पे खर्चे आते हैं। ऑपरेशनल एंड कलेक्शन चार्जेस जो हमारे खुद के खर्चे हो रहे हैं उसके ऊपर वो नहीं हमने उसमें अभी घटाए। तो जो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है आज की डेट में, उसको उसकी कितनी इनकम हमें आ सकती है आज की डेट में, उसको बोलते हैं ग्रॉस इनकम। नेट इनकम क्या होती है? अगर सपोज करो आपने प्रॉपर्टी जो सी है अपनी किराए पे दे दी, तो किराए पे दे दी मतलब किराया आपने वो किया जो उससे हमें टोटल इनकम आ रही है। पर अगर उसके अंदर हम अपनी आउटगोइंग्स, अपने रिपेयर के खर्चे जो उनसे है वो माइनस कर दें, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे नेट इनकम। नेट इनकम का मतलब क्या होता है? सपोज कर लो अगर जो बिल्डिंग की आपकी कॉस्ट है, पर वो माइनस मतलब जो कॉस्ट आपको बिल्डिंग से मिल सकती है, ग्रॉस इनकम, अगर हम उसको रेंट पे चढ़ा दें, माइनस जो खर्चे हो रहे हैं आपके खुद के रिपेयर के, तो उसमें से खर्चे रिपेयर के माइनस कर दो, तो जो वो नेट इनकम आ जाती है जो कि आपको वो बिल्डिंग से मिल रही है, प्राप्त हो रही है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। तो ये होगी नेट इनकम। उसके बाद नेक्स्ट है, एक होती है कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट क्या होती है? द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग लैंड कॉस्ट। अच्छा, अगर कोई आपका कंस्ट्रक्शन की टोटल कॉस्ट आ गई, उसके अंदर आपने जमीन की कॉस्ट भी डाल दी, तो उसे हम कैपिटल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक। एक होती है ईयर्स परचेज। अब ईयर्स परचेज को जैसे ये लिखा हुआ है बुक में, ये 17 नंबर पॉइंट, ईयर्स परचेज, ईयर परचेज वाईपी। वाईपी तो ईयर परचेज पहले मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ ईयर परचेज क्या होता है। ये सब अकाउंट्स की चीजें होती हैं, तो थोड़ा आप सिंपल भाषा में देखो। पहले देखो, अगर आपने बैंक में पैसे जमा कराए, ठीक है, सपोज कर लो आपने बैंक में पैसे जमा कराए, तो आपने सपोज कोई रकम जमा कराई, तो एक साल, तो जब बैंक में जब आप जमा कराओगे कुछ इंटरेस्ट बैंक वाले देंगे, है ना? है ना? हाँ जी। हाँ जी। कुछ इंटरेस्ट बैंक वाले देंगे। अब सपोज कर लो जितने मर्जी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ईयरली इंटरेस्ट दे रहे हैं, आपने वो जो रकम जमा कराई, वो कितनी रकम है? वो उतनी रकम है जिसपे अगर बैंक वाले अपना ब्याज लगा दें, तो एक साल बाद आपको 1 रुपया इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। ठीक है, समझ के बात को? आप आज की डेट में कितनी रकम जमा करा रहे हो, वो रकम क्या है? वो ईयर्स परचेज है। वो क्या चीज है कि एक साल बाद बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको 1 रुपया एज ए इंटरेस्ट मिल जाए। समझ गए? समझ गए? ठीक है। हाँ जी। तो अब ईयर्स परचेज क्या लिखा है, देखो ध्यान से। इट इज डिफाइंड एज कैपिटल सम या प्रिंसिपल अमाउंट। चाहे जितनी जमा रकम, आप एग्जांपल की फॉर्म में लेके चलो, जितनी आपने रकम जमा करानी है, वो होती है ईयर परचेज। इट इज डिफाइंड एज प्रिंसिपल अमाउंट या कैपिटल सम रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड वंस फॉर ऑल, जो कि आपने जमा कराना होता है एक बार, टू रिसीव एन इनकम ऑफ 1 रुपया, ताकि आपको 1 रुपया इनकम हो एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के रूप में, एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने जहाँ पे जमा कराई। सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। अगर 5% पर एनम आपको कोई इंश्योरेंस एजेंसी या बैंक जो सा है वो 5% एक साल का आपको ब्याज दर दे रहा है, तो वन हैज टू डिपॉजिट ₹100। अब ये वन हैज डिपॉजिट ₹100, ये सही नहीं लिखा हुआ, ये लिखा वन हैज डिपॉजिट ₹100, ये गलत वर्ड लिखा हुआ है। 100 टू गेट 5% पर एनम। ये अब इसने एग्जांपल एक्सप्लेन करी, सपोज करो, अब इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको कोई बैंक है वो 5% जो सा आपको ब्याज दर दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप कितने पैसे जमा कराओगे अगर आपको 5% पर एनम पे ब्याज मिल रहा है, तो ताकि आपको एक साल बाद 1 रुपया मिले। समझने की कोशिश करो। देखो ये जो मैंने हाथ से लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाई आर बट टी आर टी बटा 100। ये आपने समझा होगा, पढ़ा होगा पहले, है ना? ये आपने पढ़ा हुआ है पहले। सिंपल इंटरेस्ट हाँ हाँ, पी आर टी बटा 100 ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट की प्रिंसिपल फॉर्म रेट में, टाइम। हाँ, तो ये 1 रुपया आपको मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्म में। प्रिंसिपल अमाउंट कितने पैसे जमा कराने हैं उसको अगर हम एक्स ले लें, तो मल्टीप्लाई बाई 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, साल T1 ईयर बटा 100, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 100/5 20 आ जाएगी, है ना? है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो आपने 20 रुपीज जमा कराने हैं। अगर आपको ये 20 रुपीज क्या है, ईयर्स परचेज है, 20 रुपीज आपने जमा कराने हैं
कब जमा क्यों कब जमा कराने हैं? जब आपको 5% बैंक ब्याज देगा और आपको